हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित यादव आप सभी का अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर में हमारा टैक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन से जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 2005 से 2019 तक के जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आए हैं उन क्वेश्चंस के बारे में बातें करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है नाइटशेड कुल कौन सा है इनमें से। नाइटशेड फैमिली कौन सी है? देखना, शेड का मतलब होता है छाया, शेड का मतलब होता है छाया। ये क्वेश्चन जो है, और नाइट का मतलब तो आपको पता ही है कि रात्रि, ठीक है। तो मतलब ऐसा कौन सा कुल है जो नाइटशेड कहलाता है। इसमें देखना कंट्रोवर्सी है इस क्वेश्चन में। कोई बोलता है कॉन्वोवुलेसी जो है वो इसका सही आंसर है, और आपका जो आंसर दिया हुआ है वो भी यही दिया हुआ है। लेकिन नाइटशेड फैमिली जो है वो सोलेनेसी होता है। अगर 100% अप्रोप्रिएट आंसर देखा जाए तो इसका जो आंसर जाएगा वो सोलेनेसी होगा। क्यों? क्योंकि सोलेनेसी या फिर नाइटशेड में वो क्रॉप आती हैं जो मतलब कि जैसे मैंने कहा कि वेजिटेबल्स वगैरह, वेजिटेबल्स में हम बातें करें जैसे कि टोमेटो, जैसे टमाटर, आलू, मिर्च आदि जो वेजिटेबल्स हैं ये कौन से कुल में आती हैं? सोलेनेसी में। यानी कि ये ऐसी वेजिटेबल्स वगैरह हैं जो किस फैमिली की? सोलेनेसी से बिलोंग करती हैं। पोटैटो हुआ, टोमेटो हुआ, और ऐसी ही सब्जियां। मतलब नाइटशेड का मतलब क्या है कि या तो वो छायादार, मतलब छाया में अपना ज़्यादा डेवलपमेंट करती हूँ, या नाइट में अपनी ज़्यादा क्या करती हूँ? ग्रोथ करती। यानी कि एक तरीके से आप समझ सकते हो कि ऐसी क्रॉप जो छायादार, यानी कि जो ज़्यादा धूप में उगना पसंद नहीं करती हो, जिसकी वृद्धि ज़्यादा कहाँ होती हो? शेड में या छाया में, ठीक है। तो ऐसी फसलें हम किसे कह सकते हैं? टमाटर, आलू, मिर्ची। सोलेनेसी फैमिली जो है वो इसका क्या होगा? एप्रोप्रिएट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पौधों के समुन्नति के विज्ञान को कहा जाता है। जहां पौधे हैं हम पौधों को क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान, यानी कि बॉटनी। जो हमारा पौधों के समुन्नति विज्ञान को क्या कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। ना पौध रोग विज्ञान, ये तो प्लांट पैथोलॉजी हो जाता है। ना पौधा प्रजनन, ये प्लांट ब्रीडिंग हो जाता है, ठीक है। और ना ही पौधे की शरीर क्रिया विज्ञान, ये प्लांट फिजियोलॉजी हो जाता है। तो इसने पूछा है प्लांट समुन्नति विज्ञान, ये प्लांट फिजियोलॉजी हो जाता है। तो हमारा जो आंसर है वो है वनस्पति विज्ञान, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रोटिस्टा तथा मोनेरा की कोशिका निम्नलिखित में से किस में से एक ही अंशाधारी हो सकती है। देखना, मैंने कहा कि ये प्रोटिस्टा है, सॉरी ये मोनेरा है, ये मोनेरा है और ये प्रोटिस्टा है, ठीक है। सबसे पहले किसका नाम लेते हैं? मोनेरा का, और फिर लेते हैं प्रोटिस्टा का। मोनेरा क्या है? एक प्रोकैरियोट है। ये यहां लिख रहा हूं, मोनेरा क्या है? एक प्रोकैरियोट है, ठीक है। और ये क्या है? एक यूकैरियोटिक है। ये क्या है? एक यूकैरियोटिक, यानी कि प्रोटिस्टा से हमारा यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट हो जाता है। फिर मोनेरा के सिर्फ एक मोनेरा ही ऐसा है जो किस में रखते हैं हम? किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। उसके बाद हम कहें कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल है। तो प्रोकैरियोटिक सेल का एक फीचर होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में मीजोसोम, लाइक इस तरह से मैंने कहा कि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है? सेल वॉल भी पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन भी पाई जाती है। तो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है ना, मैंने कहा कि जो येलो कलर की है ये सेल वॉल है। तो इसके अंदर जो मैं बना रहा हूँ इसकी सेल वॉल बना रहा हूँ। तो इसकी सेल वॉल में इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, इस तरीके से, या मैं कहूँ कि इस तरीके से इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। अब मैंने एक ही बनाया है इस तरीके की। इस तरीके की जो फिंगर जैसी संरचनाएं होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ये संरचनाएं जो होती हैं ये मीजोसोम होती हैं। और मीजोसोम क्या करता है? मीजोसोम जिस तरीके से यूकैरियोटिक सेल में क्रिस्टी होती है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे, वो क्रिस्टी क्या करती हैं? कोशिकीय संश्लेषण में हमारी हेल्प करती है, यानी कि सरफेस प्रोवाइड करती हैं। तो यहाँ पे इनको क्या बोला जाता है? मीजोसोम बोला जाता है, जो कि किसका फीचर है? एक प्रोकैरियोटिक सेल का। लेकिन इसी मीजोसोम को इधर क्या कह देते हैं?
क्रिस्टी कह देते हैं, लेकिन दोनों का फंक्शन क्या है, सेम है। ये सरफेस प्रोवाइड करवाते हैं किसके लिए, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, यानी कि जो आपके कॉम्प्लेक्स वगैरह होते हैं ईटीएस के, उनको प्रेजेंट रहने के लिए इनर मेम्ब्रेन पे ये क्या स्पेस प्रोवाइड करते हैं। तो इधर इसको मीजोसोम बोल देते हैं और इधर इसको क्रिस्टी बोल देते हैं। तो इनका हम क्या कह सकते हैं कि दोनों एनालोगस स्ट्रक्चर है। एनालोगस मतलब कि दोनों का फंक्शन सेम है, स्ट्रक्चर थोड़ी बहुत क्या है, डिफरेंट है। तो इसने पूछा कि दोनों का एक ही अंश हो सकता है, तो वो क्या है, मीजोसोम। यानी कि ये समझ लो मीजोसोम ही क्रिस्टी है और क्रिस्टी ही क्या है, मीजोसोम से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मीजोसोम। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो निम्नलिखित में से मुक्त जीवी नाइट्रोजन जीवाणु कौन सा है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पूछ रहा है। इसने कहा कि इनमें से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इनमें से कौन सा है, और वो भी कौन सा, फ्री लिविंग। फ्री लिविंग का मतलब कि ये जो है किसी दूसरे पे निर्भर नहीं हो, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, यानी कि सिम्बायोटिक या म्यूचुअलिज्म ना दिखाता हो, किसी दूसरे बैक्टीरिया पे या किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं हो, उसको हम बोलते हैं मुक्त प्लावी या फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब मुक्त प्लावी नहीं, मुक्त प्लावी होता है फ्री फ्लोटिंग, ये है मुक्त जीवी यानी कि फ्रीली लिविंग। इसको किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं है। तो इसमें जो है वो कुछ बैक्टीरिया आते हैं जिनमें से यहाँ पे आपका ना एजोस्पाइरिलियम है ना आपका साइनोबैक्टीरियम। साइनोबैक्टीरियम जो है ये नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करता है, लेकिन ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया में काउंट नहीं होता। तो आपका यहाँ ना ही एनाबिना है, आपका जो आंसर है वो है एजेटोबैक्टर। आपको ये याद रखना है कि एजेटोबैक्टर जो है वो आपका फ्री लिविंग क्या है, बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, यानी कि जो प्लांट के लिए नाइट्रोजन को फिक्स करवाता है सॉइल में। उसके बाद बात कर रहा है प्राथमिक भ्रूणकोश की, और प्राथमिक में यानी कि प्राइमरी एम्ब्रियो सैक की, प्राइमरी की। ठीक है, हमने पढ़ा था डबल फर्टिलाइजेशन में, द्विव निषेचन में, ये बात कर रहा है प्राइमरी एम्ब्रियो, यानी कि एक बार फर्टिलाइजेशन होता है तो हमारे पास हमने कहा कि एक मेल गैमेट बनता है और दूसरा एग सेल से मिलके ये कंडीशन बनती है 2n, और 2n क्या है, एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है, फिर जब द्विव निषेचन में सेकंड जो इसका फर्टिलाइजेशन होता है उसमें क्या होता है कि n जो है यानी कि एक मेल गैमेट जो है, इसको हम मेल गैमेट कर दें, वो 2n से मिले तो हमने कहा कि पोलर न्यूक्लियाई से मिले, 2n कंडीशन से मिले, जो सेंट्रल सेल होती है उससे मिले तो ये क्या बनता है, 3n। तो सेकंड वाला जो फर्टिलाइजेशन होता है जिसको हम कहते हैं एंडोस्पर्म, इसको हम क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म। ठीक है, तो इस ये कंडीशन होती है डबल फर्टिलाइजेशन की, दो बार निषेचन, वो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, दो मेल न्यूक्लियाई आते हैं, पहले एक वाला अटैच होता है एक फीमेल गैमेट से, फिर दूसरा वाला जो है वो इस 2n सेंट्रल न्यूक्लियाई जो होती हैं उनसे मिलता है। तो सेंटर में कितने न्यूक्लियाई होते हैं, 2, तो हम इसको कहा 2n सेल्स होती हैं। तो इस यहाँ पे आंसर हो जाएगा, प्राइमरी के पूछा है तो प्राइमरी में क्या आएगा, 2n आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 2n। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्न में से, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 6th क्वेश्चन 2007। इसमें पूछा है इसने इसमें आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है निम्न में से जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होने वाला शैवाल है। फर्स्ट ऑप्शन है क्लैडोफोरा, सेकंड ऑप्शन है स्पाइरोगाइरा, थर्ड ऑप्शन है नील हरित शैवाल। देखना, क्लैडोफोरा और स्पाइरोगाइरा दोनों की दोनों क्या है, नेचुरल एल्गी है, यानी कि क्लैडोफोरा तो 100% नेचुरल एल्गी है, लेकिन ये क्या है, नेचुरल एल्गी है। ये स्टॉप नहीं हो रहा है स्लाइड में, आप समझना, मैं यहाँ आना मार्क नहीं कर पा रहा हूं। समझना कि ये क्या है, निम्न में से कौन सा जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होने वाला है। क्लैडोफोरा जो है वो एक प्राकृतिक एल्गी है, क्या है, एल्गी है, और स्पाइरोगाइरा जो है
ये भी प्राकृतिक एल्गी है, लेकिन स्पायरोगायरा जो है वो फ्रेश वाटर एल्गी नहीं है, लेकिन ये क्या है, क्लेडोफोरा जो है वो एक फ्रेश वाटर एल्गी है। लेकिन ये दोनों की दोनों ही जो है वो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प नहीं करती। तो हमने कहा जैव उर्वरक यानी कि बायो फर्टिलाइजर की तरह कौन काम करती है। अब बायो फर्टिलाइजर का मतलब ये है कि हम ऐसे, भाई उर्वरक का मतलब क्या है, जो अपना फर्टिलाइजेशन की दर बढ़ाए, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं, फर्टिलाइजर वो होता है जो अपना क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ाए, ठीक है। तो प्रोडक्शन मतलब कि उसकी उर्वरता बढ़ाए, और वो कौन हो सकते हैं, उर्वरक। और उर्वरक कैसे काम करते हैं कि वो सोइल में नाइट्रोजन को फिक्सेशन करवाएं, तो नाइट्रोजन फिक्स होगा तो प्लांट आसानी से नाइट्रोजन को क्या करेंगे, अपटेक कर लेंगे। तो हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी एक ऐसी शैवाल है, नील हरित शैवाल, जो क्या करती है, नाइट्रोजन को फिक्स करवाती है, ठीक है। तो हाँ, यहां आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, नील हरित शैवाल। और ये सेकंड वही क्वेश्चन है, ये रिपीट हुआ है 2008 में, फिर रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से लवणद्भिद किस प्रकार के पादप है। अब लवणद्भिद की बात कर रहा है, तो लवणद्भिद मतलब कि ये साल्ट लविंग प्लांट है, मतलब जो ऐसे प्लांट जो किस पे हो, जो साल्ट को पसंद करते हो, ठीक है, मतलब जो साल्टी कंडीशन में भी क्या हो, लवण वाली कंडीशन में भी क्या हो, उग जाते हो। तो ऐसे फीचर किसमें हो सकते हैं, जलोद्भिद, हाइड्रोफाइट्स में नहीं। हाइड्रोफाइट्स का तो बिल्कुल अलग रहता है, हाइड्रोफाइट्स तो वो होते हैं जहां जो पानी में उगते हैं, तो इनको पास तो सफिशिएंट मात्रा में पानी है यूज करने के लिए। लेकिन हमारे लवणद्भिद जो होते हैं, इनके पास पानी तो होता है लेकिन पानी खारा होता है, जिसकी वजह से इनको अपटेक करने में क्या है, मतलब कि पानी तो अवेलेबल है लेकिन वो यूज लायक नहीं है, ठीक है। तो एक तरीके से ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, ये करेंगे जीरोफाइट की तरह, इनमें वही अडेप्टेशन आ जाएंगे। भाई पानी क्या है, यूज लायक नहीं है, तो पानी की कमी है, मतलब इनके पास तो पानी की कमी है अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन में, तो ये कैसे फीचर दिखाएंगे, ये जीरोफाइट जैसे, यानी कि जो मरुस्थलीय प्लांट होते हैं वैसे ही क्या दिखाएंगे, अपने लक्षण दिखाने लग जाए। तो आपका आंसर हो जाएगा जीरोफिटिक प्लांट्स, जिसको हम मरुद्भिद पादप बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूंज का कुल कौन सा है। देखो ना, ये तो मैं आपको एक सेकंड होल्ड करना, मैं है ना एक सेकंड, देखना, इसने कहा मूंज का कुल कौन सा है। अब मूंज का मतलब इसने पूछा है फाइबर, ठीक है। यहां बात किसकी हो रही है, जूट की, ठीक है, फाइबर की। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं एग्जाम्पल के साथ आप इस चीज को समझाने वाला हूं कि मूंज का कुल कौन सा है। मूंज का कुल कौन सा मतलब यहां बात हो रही है फाइबर की, ठीक है, फाइबर यानी कि जूट की, ठीक है। देखना, मैं इस चीज को एक एग्जाम्पल से याद करवाऊंगा कि जैसे मान लो आपने कहा कि हमारे पास फैमिली है सोलेनेसी, हमारे पास है लेग्यूमिनेसी, हमारे पास है फैबिएसी, हमारे पास है ब्रेसिकेसी, ये कुछ हमारे पास फैमिलीज होती हैं, ठीक है। इनमें से एक फैमिली जो है वो है हमारे पास लेग्यूमिनेसी, लेग्यूम्स वाली, ठीक है। लेग्यूमिनेसी हमारे पास क्या है, फैमिली है। अब लेग्यूमिनेसी फैमिली में क्या होता है कि इस फैमिली में जो हमारी लेग्यूमिनेसी फैमिली होती है, इसके अंदर हम लेग्यूम्स मतलब कि दाल वगैरह जो होती हैं वो हमारी इसमें आ जाती हैं, सॉरी दाल वगैरह हमारी कौन सी में आती है, फैबिएसी में आती हैं। तो हमारी जो लेग्यूमिनेसी फैमिली होती है इसमें हमारे जूट वगैरह, फाइबर वगैरह, सन हेम्प वगैरह कौन से किस में आते हैं, इसमें आते हैं, ठीक है। हमारा जो पोएसी है इसमें हमारे गेहूं वगैरह ये वाली फैमिली जो है इसमें आती है। लेकिन हमें क्या पूछा है इसने, मूंज पूछा है, और मूंज हम किसे बोलते हैं, जूट को या फाइबर को। तो हमारा यहां पे आंसर हो जाएगा लेग्यूमिनेसी फैमिली, ठीक है। उसके बाद है गूगल का मैं लिख नहीं पा रहा हूं, अदरवाइज मैं लिख के बताता आपको। जो आपका अगला पॉइंट है वो है, अगला क्वेश्चन है वो है गूगल का वानस्पतिक नाम है
मतलब गूगल, ये गूगल गलत लिखा, वो गूगल होता है। वो गूगल का मतलब ये होता है कि जो ये एक मेडिसिनल प्लांट है, ठीक है, मतलब ये एक औषधीय पादप है, और जो कि इसका जो बोटनिकल नाम है वो है कॉम्फीफेरा। इसका जो बोटनिकल नेम है वो है कॉम्फीफेरा, ठीक है भाई। ये है ना, याद करने पड़ेंगे आपको बोटनिकल नेम वगैरह जो है इनके, ठीक है भाई। टैक्सोनॉमी जो है वो बहुत ही ज़्यादा याद करने वाला और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें टैक्सोनॉमी में होती हैं, तो आपको टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन वाला जो है चैप्टर, उसको बहुत ध्यान से, उसके विद एग्जाम्पल्स जो है आपको उसके एग्जाम्पल याद ही रखने पड़ेंगे, ठीक है। वो मैंने वीडियो में काफ़ी कुछ के एग्जाम्पल जो है मैंने वीडियो जो क्लासिफिकेशन के होता है इसमें उदाहरण समेत समझाए भी हैं, ठीक है। हर के प्लांट मॉर्फोलॉजी में भी, एनाटॉमी में भी मैंने विद एग्जाम्पल्स आपको ये चीज़ें समझाई हैं। अगला जो आपको क्वेश्चन है, गेहूं किस कुल का पादप। अभी मैंने पीछे बताया कि जो गेहूं है हमारा वो पोएसी, और पोएसी मतलब पोएसी को हम क्या कह सकते हैं, ग्रैमिनी। दूसरा नाम जो है वो पोएसी का हम कह सकते हैं ये ग्रैमिनी। तो ग्रैमिनी जो है इस कुल का पादप है, गेहूं जो है वो ग्रैमिनी कुल का पादप है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया की सर्वप्रथम खोज की थी। बैक्टीरिया की सर्वप्रथम खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने की थी। या ल्यूवेनहोक लिखा हुआ है तो यहां आपका क्या हो जाएगा, ल्यूवेनहोक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ल्यूवेनहोक, एंटोनी ल्यूवेनहोक, ठीक है। टैक्सोनॉमी के पितामह, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी थे कैरलस लीनियस, जिन्होंने आपकी ये टैक्सोनॉमी को समझाया था, ठीक है, कि कैसे बाइनोमियल क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ, दो किंगडम क्लासिफिकेशन कहां से शुरू हुआ, ये किन्होंने बताया, लीनियस ने समझाया कि कैसे एनिमल्स को हमें क्लासिफाई करने की जरूरत पड़ी और कैसे हम एनिमल्स को फाइलम्स के अंदर रख के उनकी स्टडी कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन की आवश्यकता इसलिए पड़ी थी कि हमें इतने ढेर सारे जो ऑर्गेनिज्म थे वो ऐसे नाम से याद नहीं रख सकते थे, तो उनको क्या करा कि उनके कैरेक्टर्स के हिसाब से किसी को जिसके कैरेक्टर्स सिमिलर थे उनको एक फाइलम में रखा, एक किंगडम में रखा, जिनके कैरेक्टर्स एक जैसे थे उनको दूसरे किंगडम में रखा। तो इस तरीके से हमें उनको क्लासिफाई करना। फिर आज जैसे कि एक लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी में ढेर सारी बुक होती है, लेकिन आप रैंडमली जाके ढूंढ नहीं सकते हो किसी भी बुक को, अगर ऐसे ही बिखेर दी जाए तो। इसी तरीके से बुक जो है लाइब्रेरी में वो एक सीक्वेंस में रखी होती है, इधर साइंस की लगी हुई है, इधर आर्ट की, इधर इस ऑथर की बुक यहाँ लगी हुई है, इस ऑथर की बुक यहाँ लगी हुई है। तो आप आसानी से जो वहां लाइब्रेरियन है उससे पूछ सकते हो और वो आपको तुरंत बता देता है कि भाई इस कोने में ये बुक आपको मिल जाएगी। इसका मतलब उसने उन बुकों को क्लासिफाई कर रखा है, उनके ऑथर के हिसाब से उनको रख रखा है अलग अलग चैम्बर के अंदर। तो सेम यही सोच के टैक्सोनॉमी का जो है वो जन्म हुआ कि हमें ऑर्गेनिज्म को क्या करना है, क्लासिफाई करना है, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान जिसे अब नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं, ये कहां है, ये याद करने का क्वेश्चन है। ये लखनऊ में है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI, ये कहां है, लखनऊ में है। आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। आवर्त त्वक कोशिकाएं जिसको हम बुलिफॉर्म सेल्स कहते हैं, देखना इन सेल्स, ये सेल्स किस प्रकार के सेल्स होती हैं और कहां पाई जाती हैं, ये चीज ध्यान देना। बुलिफॉर्म जो कोशिकाएं होती हैं ये लीफ के जो मिडवेन होती है, जिसको मध्य सिरा बोलते हैं, उसके आसपास इकट्ठा होने वाली सेल्स हैं। यानी कि ये सेल जो है वो एक तरीके से एक जगह पे एक स्वेलन जैसी फॉर्मेशन करती है, और इनका जो कलर होता है ना वो एक तरीके से कलरलेस होता है, या मैं कहूं कि येलोइश कलर में ये होती हैं। और ये कहां होती है, मतलब जैसे मैंने कहा लीफ के ऊपर कुछ स्वेलिंग लाइक एक जगह इकट्ठा होने वाली सेल्स होती हैं, और वो जो सेल्स लीफ की मिड वेन के पास में जो सेल्स इकट्ठा होती हैं, एग्रीगेट होती है, एक जगह समूहन करती हैं, उन सेल्स को हम बोलते हैं बुलिफॉर्म सेल्स। और ये किसका कैरेक्टर है, ये मोनोकोट प्लांट का है। तो यहाँ एक बीज पत्री है उनमें ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका एक बीजपत्री, मोनोकोटिलिडोन्स में ही ऐसा देखने को मिलता है। ये लक्षण किसका है, बुलिफॉर्म सेल्स की फॉर्मेशन किन में होती है, मोनोकोट्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एंजियोस्पर्म द्वारा उत्पन्न सर्वाधिक सामान्य प्रकार का पूर्णपोष है। देखना मैंने जब वीडियो लेक्चर बनाया इसके ऊपर तब मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से बताया था कि किस तरीके से हैगा वर्ड याद रख के आप समझ सकते हो कि हैगा में HA और GA, HA से समझते थे आप हैप्लॉइड, और गैमेटोफाइट से आप समझते थे, GA से समझते थे क्या, गैमेटोफाइट। और फिर हमने दूसरा बनाया कि जो हैगा है उससे हमने
हैगा में HA और GA लिखते हैं, तो HA से हैप्लॉइड बना लिया और GA से क्या बना लिया, गैमेटोफाइट। तो उससे हमें आसानी से याद रह गया कि हमारा जो गैमेटोफाइट होता है ना वो हैप्लॉइड होता है, ठीक है। और फिर हमने दूसरे स्पोरोफाइट को याद रखने के लिए हमने क्या किया, डेस्पो वर्ड याद रखा। डेस्पो मतलब DI से हमने लिखा डिप्लॉइड, और स्पो मतलब डेस्पो में स्पो से हमने रखा स्पोरोफाइट। तो हमारा यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि एंजियोस्पर्म द्वारा उत्पन्न सर्वाधिक सामान्य प्रकार का एम्ब्रियो कौन सा है। तो एंजियोस्पर्म में यानी कि जो हायर डेवलप्ड प्लांट हैं इनमें मैक्सिमम जो हैप्लॉइड जो कंडीशन में गैमेटोफाइट होता है, गैमेटोफाइट जिसको हम क्या बोलते हैं, एक बीजाणु जो जिसको बोलते हैं, उससे आपका भ्रूणपोष डेवलप होता है। यानी कि इसकी जो साइकिल होती है उसमें हम कहते हैं कि मैक्सिमम जो होते हैं या हैप्लॉइड से शुरू होती है। भाई गैमेट्स किस फॉर्म में होता है, तो गैमेटोफाइट जो है वो किस फॉर्म में, हैप्लॉइड कंडीशन में होता है। और स्पोरोफाइट आपका किस कंडीशन में होता है, डिप्लॉइड कंडीशन में होता है, जो कि स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और गैमेटोफाइट किसका फॉर्मेशन करता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे एंजियोस्पर्म द्वारा उत्पन्न सर्वाधिक सामान्य प्रकार का भ्रूणपोष क्या हो जाएगा, एक बीजाणुज भ्रूणपोष हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें हमारा जो मैक्सिमम जो है वो गैमेटोफाइट के द्वारा बनता है, किसमें, एंजियोस्पर्म में। हर प्लांट की अलग अलग साइकिल होती है, हैप्लोन्टिक साइकिल, डिप्लोन्टिक साइकिल, हैप्लोडिप्लोन्टिक साइकिल, ठीक है। तो जिसमें मैक्सिमम लाइफ साइकिल जिसकी हैप्लॉइड रहती है उसको हम हैप्लोन्टिक कह देते हैं, जिसकी मैक्सिमम लाइफ साइकिल डिप्लॉइड कंडीशन में गुजरती है उन प्लांट्स को हम डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल कह देते हैं उनके लिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पादप प्रजनन प्रयोग के दौरान फूल के परागकोश को यानी कि इस पोलन सैक को अलग करना कहलाता है, ये विपुंसन कहलाता है, जिसको हम कहते हैं डाइसेक्शन कर देते हैं इसमें, किसका, पोलन सैक का। पोलन सैक का एक जगह से काट देना क्या कहते हैं, विपुंसन, ठीक है। इसका जो अगला है वो है आवर्त बीजी में भ्रूणपोष का सूत्र गुणिता स्तर सामान्यतः होता है। अब ये आवर्त बीजी कह रहा है, ठीक है, आवर्त बीजी कह रहा है मतलब कि डेवलप्ड प्लांट कह रहा है, ठीक है, जिसमें सीड्स वगैरह जो हैं वो प्रेजेंट हैं, उसमें एम्ब्रियो सैक भ्रूणपोष का सूत्र गुणिता स्तर पर सामान्यतः होता है। तो वो जो आपका कंडीशन मैंने पहले समझाया था पेन से लिख के, उसमें आपने एक को 2n देखा था और एक आपका जो है वो 3n हो जाएगा। दूसरी वाली कंडीशन कैसी थी आपकी, 3n, जिसमें हमने कहा ट्रिप्लॉइड कंडीशन में होता है, ठीक है। आवर्त बीजी में भ्रूणपोष का सूत्र गुणिता स्तर सामान्यतः होता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है समुद्री किनारों पर उगने वाले पौधे किस वर्ग के होते हैं। समुद्री किनारे उगने वाले जो पौधे होते हैं स्टूडेंट्स, समुद्र मैक्सिमम जो है वो साल्टी होते हैं। समुद्र का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि खारा पानी, सैलाइन वाटर, ठीक है। ऐसे प्लांट फिर कौन से कहलाएंगे, और जो खारे पानी में उगने वाले होंगे वो कैसे होंगे, लवणद्विद। इसमें मैंने एग्जांपल भी बताया था आपको कि मैंग्रोव प्लांट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, साल्ट लविंग होते हैं, जो मतलब साल्ट वाले रीजन में, या मैंने कहा कि पश्चिम बंगाल साइड में मतलब कि ये किनारे किनारे पे, पानी के किनारे किनारे पे, कहाँ, साल्टी पानी के किनारे पे उगते हैं, उनको हम कहते हैं लवणद्विद पादप, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 4th। उसके बाद आपका क्वेश्चन है अल्प विकसित जाइलम व नगण्य यांत्रिक उत्तक पाए जाते हैं। भाई अब देखना, जाइलम मतलब कि अल्प विकसित है, यहीं से आपका क्वेश्चन सोल्व हो रहा है कि जाइलम अल्प विकसित है, मतलब कि ऐसे ही प्लांट होंगे जिसको जाइलम सिस्टम की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही होगी। तो ऐसे प्लांट तो वही होंगे। भाई मरुद्भिद को तो बहुत आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि जीरोफिटिक प्लांट है। जीरोफिटिक प्लांट को तो भाई एक अच्छा वेस्कुलर सिस्टम चाहिए, तो ये हो नहीं सकता। जलोद्भिद जो है ये ऐसे पादप हैं जो पानी में उगते हैं, पानी में रहते हैं, जलीय प्लांट होते हैं, इसलिए इनको जाइलम सिस्टम वेल डेवलप आवश्यकता नहीं है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जलोद्भिद पादप, ठीक है। उसके बाद है आम का फल है। आम का फल देखना, आम का फल जो है मैंगो और एक नारियल, ये दो फल ऐसे हैं जिसको हम ड्रूप फ्रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रूप फ्रूट, यानी कि ये मोनोकार्पल, मोनोकार्पल मतलब कि एक कार्पल, मोनोकार्पल ओवरी से बने होते हैं। इसका मतलब है इनके अंदर एक बीज होता है। एक बीज, जैसे मैंने कहूं कि आम में एक गुठली होती है, वही उसका बीज है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, मोनोसीड होता है, एक सीड होता है, ठीक है। ये
इसमें बाहर की साइड में आपको पता है कि जो कवरिंग होती है आम की, जिसको हम एपिकार्प बोलते हैं, खाने वाला हिस्सा जो फ्लैशी होता है गुदा लाइक, उसको हम बोलते हैं मीजोकार्प, ठीक है। और जो आपकी जो गुत्थी होती है उसको हम बोलते हैं एंडोकार्प। तो यहाँ पे आम जो है, आम और नारियल जो है वो एक अंडपी होते हैं। कैसे होते हैं? एक अंडपी होते हैं, मोनोकार्पली ओवरी होती है इनमें, ठीक है। बीज का आवरण है भाई, ये मैंने बताया था कि बीज का जो आवरण होता है ना, वो ना तो भ्रूण कहलाता है, ना भ्रूणपोष कहलाता है, ना केंद्रक कहलाता है। केंद्रक न्यूक्लियस होता है, भ्रूणपोष एम्ब्रियोसैक होता है, और ये एम्ब्रियो होता है, तो इसको कहते हैं टेस्टा। टेस्टा जो होता है, टेस्टा और टैगमन जो होता है, वो इनकी कवरिंग होती है बीज की, ठीक है। निम्न में से कौन सा कोशिकीय घटक पौधों की जड़ों में प्राय नहीं पाया जाता? देखना भाई, ये सेल ऑर्गेनल, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये ल्यूकोप्लास्ट मतलब क्लोरोप्लास्ट में, जो क्लोरोप्लास्ट का ही मतलब पार्ट है, प्लास्टिड में आता है, तो ल्यूकोप्लास्ट है वो नहीं, वो मतलब कि इनमें सब में पाया जाता है। राइबोसोम भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, लेकिन हरित लवक जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, जो मतलब कि आपके फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कोशिकीय घटक पौधों की जड़ों में, तो क्या जड़ों में फोटोसिंथेसिस होती है? नहीं, तो फिर वहां हरित लवक की क्या आवश्यकता है? तो वहां पे कौन सा नहीं पाया जाता? हरित लवक नहीं पाया जाता। अगला है मूलगोप पौधों में नहीं पाया जाता। ये बात कर रहा है रूट कैप की। तो जो रूट कैप होती है वो रूट को प्रोटेक्शन के लिए लगी होती है, ठीक है, मतलब कि जड़ों को अनफेवरेबल कंडीशन से बचाए और सपोर्ट प्रोवाइड करवाए। तो ये कैसे प्लांट में आवश्यकता होगी? जीरोफिटिक प्लांट में बहुत जरूरत है, ताकि इनकी रूट जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे, इनको कोई नुकसान ना पहुंचाए। समोद्भिद यानी कि सेमोफाइट जो प्लांट होते हैं, इनमें भी ये रेत में है, रेत में उगते हैं, तो ऐसे प्लांट को भी क्या चाहिए? मूलगोप चाहिए, ठीक है, ताकि सोइल में इनको सपोर्ट की आवश्यकता होती है। और उपरोक्त सभी, तो ये गलत हो जाएगा। तो मूलगोप की आवश्यकता कौन से पौधों में जरूरत नहीं है? हाइड्रोफाइट्स में। क्यों? क्योंकि ये तो खुद जल में उग रहे हैं, तो जब इनके पास ये पानी में उग रहे हैं तो इनको सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, तो फ्री फ्लोटिंग भी रह सकते हैं और आसानी से अपना पानी रूट में एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर जलोदभिद। उसके बाद है जूट कोर्कस स्पेसिस से प्राप्त होता है। यह है एक, इसमें से है जाइलम रेशा, नहीं, जाइलम फाइबर नहीं होता। जो जूट जो होता है वो फ्लोएम रेशा होता है, यानी कि फ्लोएम के वाले भाग से ही बाद में इसको किस फॉर्म में बनाते हैं? जूट फॉर्म में इनको कूट के जो निकालते हैं, तो इसके जो रेशे होते हैं, जैसे आप मक्का में, मक्का के जो बीज होते हैं उसके बीच बीच में से इस तरीके से जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उसको हमने कहा कि रेशे लाइक स्ट्रक्चर होती है। ऐसे ही जूट कोर्कस स्पेसिस जो होता है ये फ्लोएम से निकाला हुआ भाग होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ये फ्लोएम रेशा है, ठीक है, फ्लोएम फाइबर है। उसके बाद है दैहिक गुणसूत्र संख्या 2n = 20 दे रखी है इसने। डिप्लॉइड कंडीशन कितनी दी हुई है? 20 के बीच की भ्रूणपोषी कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होगी। इसने कहा 30 गुणसूत्र, इसने कहा 20 गुणसूत्र, इसने कहा 10 गुणसूत्र, और इसने कहा 40 गुणसूत्र। ये क्या लिखा हुआ है इसमें? टाइपिंग मिस्टेक है। भ्रूणपोषी यह कोशिका क्या लिखा? भ्रूणपोषी कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होगी। देखना, अगर हम बात करें तो अगर भ्रूण की जो कंडीशन होती है, तो हमने कहा अगर 3n कंडीशन है, ट्रिप्लॉइड कंडीशन है, तो 2n की कंडीशन अगर 20 है तो n की कंडीशन कितनी होगी? 10। हैप्लॉइड कंडीशन कितनी होगी? 10। तो अगर 2n से फिर हम 3n बनाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? 30 गुणसूत्र। यानी कि अगर n है, 2n 20 है, तो आप 3n कंडीशन में, ट्रिप्लॉइड कंडीशन में ये क्या हो जाएगा? 30 गुणसूत्र। और भ्रूणपोषी कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी 30, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा है, दैहिक गुणसूत्र, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन होगा तो 3n कंडीशन बनती है। और 3n कंडीशन में 2n 20 है, तो 3n क्या हो जाएगा? 30, और n क्या हो जाएगा? 10, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 30 गुणसूत्र। डबल डिव निषेचन की बातें कर रहा है। 27वां क्वेश्चन जेट 2016 में पूछा गया है। ओराइजा सटाइवा की फैमिली है। ओराइजा सटाइवा जो है वो धान को बोलते हैं, राइस को बोलते हैं, और धान हुआ, गेहूं हुआ, गन्ना हुआ, ये आपके किस फैमिली में आते हैं? पोएसी में। और पोएसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रैमिनी भी बोलते हैं,
ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पोएसी। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है IUCN, जिसको हम इंटरनेशनल यूनियन बोलते हैं नोमेनक्लेचर की, ये कहाँ, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये है स्विट्जरलैंड में। तो आपका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड, इसको याद ही करना है। उसके बाद ग्रास होपर निम्न में से किस गण का सदस्य है? ग्रास होपर हुआ जिसको हम टिड्डी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में लोकस्ट बोलते हैं, ये हमारे ऑर्थोप्टेरा संघ के सदस्य हैं, इनके गण के ऑर्डर के सदस्य हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑर्थोप्टेरा, ठीक है। इसके बाद ओडोनेटा वगैरह में ड्रैगन फ्लाई आते हैं, हेमिप्टेरा में हमारे जो बग्स वगैरह होते हैं वो आते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आएगा ऑर्थोप्टेरा। उसके बाद गन्ना किस कुल का सदस्य है? अभी मैंने बताया गन्ना, धान, राइस और गेहूं वगैरह जो है वो आपके पोएसी में आते हैं, और पोएसी का दूसरा नाम क्या है? ग्रैमिनी। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला, ठीक है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है आवर्त बीजियों में, आवर्त बीजियों का अभिलाक्षणिक विशेषता है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा इनका फीचर है जिनको हम इनके फीचर के हिसाब से हम बता सकते हैं कि यही इसका फीचर है, ये इनको डिफाइन करता हो। तो वो है कि बीज फल भित्ति के अंदर होते हैं। पहली स्टेटमेंट मुझे सही लग रही है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है? पुष्प नहीं बनते। लेकिन हमने कहा कि एंजियोस्पर्म के अंदर तो पुष्प बनते हैं, ये तो फ्लावरिंग प्लांट है, तो नहीं होने की वजह से स्टेटमेंट क्या होगी? गलत। इसके बाद कहा बीज में बाह्य आवरण नहीं होता, यहां भी नहीं आ गया, इसलिए क्या है? गलत स्टेटमेंट है। तो हमारी यहाँ स्टेटमेंट जो है फोर्थ है पुष्पों का वायु परागण, कि पोलन ग्रेन जो है वो पोलिनेशन जो है वो एयर से ही होता है। तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो बिल्कुल सही नहीं है। हमारी जो स्टेटमेंट सही है वो है बीज फल भित्ति के अंदर होते हैं। यानी कि एक तो आपने देखा कि इससे जो पहले वाले जो प्लांट्स थे उनमें बीज तो विकसित हो गए थे, लेकिन बीज में क्या था? कवरिंग नहीं थी, यानी कि वो बीज जो थे वो प्रोटेक्टेड नहीं थे, उसको हमने नग्न बीज बोला था। लेकिन इनमें आवर्त बीजियों में क्या था कि एक आवरण पाया जा रहा है, यानी कि जो बीज है वो फ्रूट के अंदर पाए जा रहे हैं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आंसर, बीज फल भित्ति के अंदर होते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दिव निषेचन का, और दिव निषेचन में मैंने बताया था कि एक बार तो मेल गैमिट और एग सेल मिलके 2n कंडीशन बनाती हैं, और दूसरी बार में आपका पोलर न्यूक्लियस, जिसको हम केंद्रक में जो दो न्यूक्लियस होते हैं 2n कंडीशन में जो होता है उसके पास मेल गैमिट मिलके 3n बनाता है। तो एक तो आपके पास जाइगोट बनता है और एक ट्रिप्लॉइड कंडीशन में एंडोस्पर्म बनता है। तो आपका आंसर हो जाएगा युग्मक संलयन, यानी कि जाइगोट का फॉर्मेशन, और दूसरे फर्टिलाइजेशन में आपका बनता है त्रिसंलयन, जिसको बोलते हैं एंडोस्पर्म, जो कि 3n होता है। आज के इस लेक्चर में आपके जो मोस्टली क्वेश्चन है वो याद करने के हैं, फैमिली वगैरह और इनके जो एग्जाम्पल्स हैं इनको अच्छे से याद कर लेना।